दोस्तों स्वागत है आपका। आज एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इंक्लूडिंग फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम जानेंगे। और पहली पर्सनालिटी जिनके बारे में हमको जानना है वो है खड्ग बहादुर सिंह बिष्ट, जिनको आप अपनी बुक्स में कभी कभी पढ़ते भी हैं। ये उनकी एकमात्र अवेलेबल तस्वीर है जो आपको धुंधली लगेगी, बट उस समय पे कुछ ऐसी ही तस्वीरें हुआ करती थी, तो ऐसी ही अवेलेबल है। शुरू करते हैं। पढ़ते कहाँ हैं हम इनका नाम? इनका नाम हम पढ़ते हैं गांधी जी के दांडी मार्च में। ऑब्वियसली आई होप कि आपको इनकी जो डेट्स हैं वो पता होंगी। मंथ में बता देता हूँ कि इट स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च 1930 और अप्रैल 1930 6 ऑफ अप्रैल को, चलो शुरुआती डेट आप कर लेना, लास्ट डेट मैं बता देता हूँ। उस दिन ये मार्च खत्म हुआ था और उसमें उत्तराखंड से 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से एक हमारे हीरो खड्ग बहादुर सिंह भी थे, जो कि बेसिकली एक गोरखा फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास में एक जेनेरिक गोरखा इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दे आर नोन फॉर 2 थिंग्स, उनको आप पहचाने जा सकते हैं, करेज एंड रेस्पेक्ट फॉर देयर ट्रेडिशंस। ठीक है, तो आप इनकी टोपी भी देख सकते हो और इनके हाथ में खुकरी भी देख सकते हो। और जनरली आज भी जो हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट्स हैं उनमें खुकरी से ही उनका काम चलता है, जो उनका क्लोज कॉम्बैट का वेपन होता है। तो थे कौन खड्ग बहादुर? सबसे पहले तो ये जानिए कि सॉल्ट सत्याग्रह के अलावा भी उन्होंने बहुत एक बड़ा काम किया था जिसके लिए वो बहुत चर्चित हुए थे, लेकिन हमने उनको भुला दिया है। सो ही वॉज बॉर्न इन देहरादून, सो मच सो ही वॉज वेरी पॉपुलर। इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि उनको देहरादून का सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता था। किसने बोला हुआ है? नरदेव शास्त्री ने, जो कि उस समय देहरादून के काफ़ी बड़े लीडर हुआ करते। तो सुभाष चंद्र बोस ऑफ देहरादून आपसे पूछा जाए तो कौन है? खड्ग बहादुर। और किसने बोला? नरदेव शास्त्री ने। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बट सफाइस इट टू नो दैट ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट एमएलएज ऑफ देहरादून इन 1952। जो पहली बार यूपी की विधानसभा थी, इसमें इलेक्शंस हुए, नरदेव शास्त्री वाज वन ऑफ द एमएलएज फ्रॉम देहरादून। तो वो बहुत बड़े नेता थे अपने समय के, जो पहली बार में वहाँ पे एमएलए चुने गए थे। सो खड्ग बहादुर वॉज बॉर्न इन 1901। फादर आर्मी में थे, रिटायर हुए तो उन्होंने कुछ ज़मीन ले ली नेहरू ग्राम में देहरादून में, जहाँ आज नेहरू कॉलोनी है उसके पास में एक जगह पे। और वहाँ पे वो रहने लगे। थोड़े बहुत वेल ऑफ रहे होंगे, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, डीएवी कॉलेज से पढ़ाया और फिर कैलकाटा भेज दिया एलएलबी करने के लिए। तो उन्होंने बीए किया कैलकाटा में ही, एलएलबी में इनरोलमेंट कर दिया। लेकिन वहीं पे एक दिन उनके साथ में कुछ घटना हो गई। हुआ क्या? 1927 का ईयर था और उस समय पे एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि एक ट्रेडिशन था, बहुत खराब ट्रेडिशन, दैट वाज ट्रैफिकिंग ऑफ नेपालीज गर्ल्स फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी जो यूपी में है, नेपाल से पास में पड़ता है। नेपाल से लड़कियों को बहला फुसला के वाराणसी लाते थे और बेच देते थे कैलकाटा में या जो भी उसमें बड़ी सिटीज़ थी वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली दिस कंटिन्यूज इवन टुडे, आज भी ये चलता है। तो वाराणसी से किसी लड़की को उठा करके कैलकाटा ले आया गया था, उसका नाम था राजकुमारी। और राजकुमारी एक दिन अपने छत पे खड़ी थी जहाँ पे उसको बेच दिया गया था, और वहाँ से उसने एक लेटर इनके ऊपर में फेंका। उन्होंने देखा कि एक नेपाली जा रहा है तो हो सकता है कि शायद मेरी बात सुन ले। उस लेटर को उन्होंने पढ़ा तो उनको पता चला कि हुआ क्या, ये 17-18 साल की लड़की है, इसको इसके रिलेटिव ने बेच दिया है और यहाँ पे एक सेठ है हीरा लाल, उसके पास में बेच दिया है, जो कि जूट का व्यापारी था। और लड़की अच्छी फैमिली से थी, नेपाल की वेल नोन फैमिली से थी। नाउ ये जो पर्सन थे खड्ग बहादुर, ही वॉज नॉट इनएक्टिव। उस समय पे जो यंग लोग होते थे ना, दे वर एक्टिव इन पॉलिटिक्स। सो व्हाट ही डिड वाज, ही वॉज पार्ट ऑफ गोरखा लीग। ऑल इंडिया गोरखा लीग 1924 में देहरादून में स्टैब्लिश हुई थी। किसने स्टैब्लिश की थी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उसके वो मेंबर थे और कैलकाटा में उसके रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तो मुझे साथ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक अपने कपड़े वपड़े पहने, जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से सज धज के, और पहुंच गए सेठ हीरालाल के पास में। हीरालाल अपनी बैठक में बैठे हुए थे, वहाँ पे उन्होंने उसको एक लेटर दिया, बोला कि मेरे को XYZ पर्सन ने भेजा है कि ये 2-3 लड़कियाँ हैं जो आप और ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो, नेपाल से हम नई नई लेकर के आए हैं। तो हीरालाल ने उसको बोला कि भाई देखो ऐसा है, तुमने जो पिछली लड़की भेजी थी हम तो उसको ही मतलब टेम नहीं कर पाए, वो भी हमसे काफ़ी मतलब खुश नहीं रहती है, तो हम नई लड़की लेकर के क्या करेंगे। तो उसको समझ में आ गया कि इसने उसको पकड़ा हुआ है और फिजिकली असॉल्ट भी करता है। सो व्हाट ही डिड वाज इमीडिएटली ही किल्ड हीरालाल, वहीं पे उसका मर्डर कर दिया। सो दिस इज खड्ग बहादुर
इन 1927 ही मर्डर्ड हीरालाल और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहले तो कलकत्ता में बहुत सारी जो लड़कियां थी ना, उनको छुड़ाया जा सका सिर्फ इस कारण से कि लोग डर गए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, सो ये तो बहुत बड़ा एक रीज़न हो गया। मैनी गर्ल्स इन कलकत्ता दे वर फ्रीड। देन जो खड्ग बहादुर थे उनको छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा एजिटेशन हो गया देश भर में। कलकत्ता से शुरू हुआ, देहरादून में, बाकी जगहों पे जो गोरखा लीग के मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्टैक्ट्स बनाए बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ में, उस समय के एमिनेंट लोगों के साथ में, यूरोपियंस, इंडियंस, विमेन, मेन, सबके साथ में, कि इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने एक अच्छा काम किया, ही इज़ अ हीरो, ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल, इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन ग्रेगरी नाम का जज था, उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको 8 साल की सज़ा देते हैं। इनफैक्ट उस समय जो डॉक्टर था उसने भी बोला कि इसने तो इतना ज़्यादा मारा भी नहीं था, वो तो कोई अगर ठीक ठाक हेल्थ में आदमी होता तो बच भी जाता, और ये उसकी गलती है कि वो मर गया। बट खैर, कानून अपना काम किया, उसको सज़ा मिली 8 साल की। 8 साल की जब सज़ा मिली उसके बाद ये एजिटेशन और तेज हो गया, और इसमें मेन पर्सन थे ठाकुर चंदन सिंह, देहरादून के बड़े लीडर रहे, और उन्होंने ही गोरखा लीग इस्टेब्लिश करी थी देहरादून में। तो नोबल आदमी थे, नोबल इन द सेंस कि बड़े ज़मींदार आदमी थे देहरादून में, और उन्होंने खूब पैसा खर्चा किया। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, विधान चंद्र रॉय, सुचेता कृपलानी, ये सब लोग जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन सबको बुलाया। 1 लाख लोग आए और उनके सामने भाषण दिया कि भाई इसको नहीं करना चाहिए, इसके साथ में इसको जेल से तत्काल छोड़ा जाना चाहिए। अल्टीमेटली 2 ही सालों के बाद में, जनरली सज़ा तो कितने 8 साल की थी, लेकिन 2 सालों के बाद में ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल, और उन्होंने फिर अपना कुछ नया काम शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने? जेल में थे तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने बोला कि मैं अब देश सेवा करूंगा। इस बीच गांधी जी के दांडी मार्च की खबर आ रही थी। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि जिसको तुमने छुड़ाया लड़की को, उससे शादी कर लो। उन्होंने बोला मुझे शादी करनी ही नहीं है। अपने एक दोस्त से जो कि वकील वगैरह थे, उनकी शादी करा दी, बोला तुम यहीं लो दार्जिलिंग में या सिक्किम में। मैं चला देश सेवा के लिए। देश सेवा के लिए आ गए, गांधी जी को बोला कि मैं दांडी मार्च में शामिल होना चाहता हूँ। नो, दांडी मार्च में शामिल होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स गांधी जी ने रखी थी। उन्होंने बोला आदमी को चरखा चलाना आना चाहिए, वो कुछ समय साबरमती आश्रम में रहा हो। गांधी जब साबरमती आश्रम से निकले थे, उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं वापस साबरमती आश्रम में तब तक नहीं आऊँगा जब तक ये देश आज़ाद नहीं हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। तो ज़िंदगी भर वापस नहीं आए साबरमती आश्रम। खैर, तो उनको मना कर दिया, बोला ना तो तुम्हें चरखा चलाना आता है और नहीं तुमने कभी चरखा काता है, ना तुम साबरमती आश्रम में रहे हो। तो वो तो ही वॉज ऑल्सो अ हीरो। उन्होंने क्या किया, अगला लेटर लिखा खून से, बोला मुझे चरखा नहीं, मुझे खुकरी चलानी आती है, और मैं ऐसी ऐसी कंडीशन में था जेल में। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा तो है, लिखा भी था अपने न्यूज़पेपर में, और बुला लिया गया। खड़ग बहादुर ने बोला कि मैं जलियांवाला बाग का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कैसा प्रायश्चित? जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में जब गोलियां चली तो गोरखा रेजिमेंट के सैनिक वहाँ पे थे जिन्होंने उन पे गोलियां चलाई थी। तो उन्होंने कहा गोरखाओं का पाप है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ और इसलिए मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। एंड ही वॉज वन ऑफ द 72 पीपल्स हु वॉज इन्वॉल्व इन दिस, जो कि ये दांडी मार्च हुआ था। फाइनली ही ऑल्सो टुक पार्ट इन धरासना रेड, धरासना फैक्ट्री, सॉल्ट फैक्ट्री, वहाँ पे रेड हुई, उसमें भी सरोजनी नायडू इमाम साहब के साथ में वो गए, वहाँ भी उनको सजा हुई। सो जेल में इनका आना जाना लगा ही रहा। फाइनली कुछ समय बाद में इनकी डेथ हो जाती है, एंड देयर इज अ मिस्ट्री सराउंडिंग हिज डेथ, और इसी वजह से इनको देहरादून का सुभाष भी कहा जाता है। एक तो जो करेज था वो था ही था, लेकिन डेथ भी बड़ी मिस्टीरियस थी। नोबडी नोज की डेथ हुई या नहीं हुई। हुआ क्या, गांधी इरविन पैक्ट के बाद में जेल तो गए थे, रिलीज कर दिए गए, और उसके बाद में एक खबर इनको मिली कि गवर्नमेंट इनका एग्जीक्यूशन कराने का ऑर्डर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका प्रभाव गोरखा पे बढ़ता चला जा रहा था, और गोरखे गवर्नमेंट की आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में थे। तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो ये गोरखों को बोल दे कि भैया आर्मी वगैरह छोड़ दो, तो इनको मारने के लिए आदमी लगा दिए। ये चुपचाप वहाँ से नेपाल चले गए। नेपाल में कहते हैं कुछ समय इन्होंने स्कूल चलाया, वहाँ वो काठमांडू में रहे। काठमांडू के बाद से वहाँ उनको पता चला कि गवर्नमेंट वहाँ भी मारने वाली है, तो भक्त दर्शन उनकी एक बुक है, गढ़वाल की महान विभूतियाँ,
गढ़वाल की महान विभूतियाँ। उस बुक में लिखते हैं कि 1932 में वो तिब्बत जा रहे थे और रास्ते में ही गवर्नमेंट के एजेंट्स ने, जो उस समय पे उनके तिब्बत में भी होते थे, उन्होंने खड्ग बहादुर को मार दिया। तो इस तरीके से इनका एंड होता है, बट नोबडी नोज फॉर श्योर कि इसी तरीके से डेथ हुई या नहीं। बहुत ही चेकर्ड लाइफ है। एक स्टूडेंट से उन्होंने किस तरह का सोशल एक्टिविज्म किया और उसके बाद में गांधीयन बन गए। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम लोगों का होता है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। आई होप यू लाइक्ड इट। देहरादून में हमने उनको भुलाया पूरी तरीके से नहीं है। एक फुटबॉल टूर्नामेंट इनकी याद में होता है, लेकिन आई थिंक और अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। हिस्ट्री की बुक्स में थोड़ा डिटेल में इनके बारे में लिखना चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताएगा ज़रूर, और जल्दी ही आपसे मिलेंगे। बाय बाय।